बस क्या है, CH4 वाले हमने CH4 वाला पढ़ा था, तो CH4 में बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारे पास सामने है, कार्बन के पास जो ओवरलैप है उसको देखना। तो कार्बन का जो ओवरलैप है दैट इज 2s, 1s एक ओवरलैप होना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ 1s है। और जो हमारे पास है वो है 2p 2p 2p। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो होने चाहिए थियोरेटिकली, दैट इज कि CH बॉन्ड एक होना चाहिए 1s 2s, और 3 CH बॉन्ड होने चाहिए 1s 2p 1s 2p 1s 2p। तो 3 बॉन्ड एक टाइप के और एक बॉन्ड अलग टाइप का। ठीक है। बट जैसे एक्सपेरिमेंटली देखा, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने नोटिस किया कि सारे के सारे बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और बिल्कुल एक जैसा बॉन्ड लेंथ, एक जैसा बॉन्ड एनर्जी, सब कुछ उनका एक जैसा होता है। तो कहीं से नहीं लग रहा कि ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो थ्योरी है VBT, वो फेल हो जाता है। ठीक है। अब बात है कि लोगों ने बोला कि देखो जी, आप थोड़ा ठंड रखो, आप थोड़ा फास्ट जा रहे हो। लोगों ने एक प्रोसेस समझाया, एंड जो कॉन्सेप्ट था दे गेव इट अ नेम एज हाइब्रिडाइजेशन। ये बात समझना, जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज जस्ट अ थ्योरी। ठीक है, इट इज जस्ट अ थ्योरी, ये पहला डिस्क्लेमर है, इट इज जस्ट अ थ्योरी। ऐसा कोई प्रैक्टिकल इसका वो नहीं है, प्रूफ नहीं कि ऐसा होता ही है। इट इज जस्ट अ थ्योरी। बात है कि अगर ये ऐसी बात है और जस्ट अ थ्योरी, तो हम इतना पढ़ ही क्यों रहे हैं? बिकॉज हमारे 90 टू 95% जो स्ट्रक्चर्स और शेप है ना, उसका अच्छा खासा आइडिया हाइब्रिडाइजेशन से लग जाता है बहुत आसानी से। तो हम इस थ्योरी को बहुत ज्यादा भाव देते हैं और हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या, पहले तो हम ये समझते हैं। लेट्स से हम सेम चीज को पकड़ लेते हैं। तो हमने क्या किया, कार्बन, कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन को आगे कुदा के जो आया होगा, वो कुछ ये होगा। ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, वो कहते हैं कि ये जो स्टेप है जहां पर आपने ओवरलैप करना चालू कर दिया था कि सर हाइड्रोजन का ये ओवरलैप करो ओवरलैप करो ओवरलैप करो, वो कह रहे हैं इससे पहले एक और स्टेप होता है, और इस स्टेप को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। एंड हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, या नए ऑर्बिटल बनते हैं। बात है सर इसका क्या मतलब है? ओके, आओ समझो। एक चीज देखना, क्या एस ऑर्बिटल का शेप याद है? कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ, एस ऑर्बिटल का शेप कौन बताएगा? जल्दी, जल्दी। सर्कल, राउंड सर्कल, राउंड, स्पेयर टाइप, स्क्वायर। स्फेयर टाइप, क्या स्फेरिकल बेटा? हाँ, ठीक है, स्फेरिकल। ठीक है। राउंड। और आपके पास जो पी वाला होता है वो कैसा होता है, उसका नाम क्या होता है उसके शेप का? डम्बल। डम्बल, वेरी गुड। ठीक है। तो हम पी को ना अब एज अ मिर्ची मान के चलेंगे। तो मिर्ची भी कुछ इस तरीके होता है, मिर्ची लंबी सी होती है। ठीक है। और जो स्फेरिकल है उसको हम टमाटर मान के चल रहे हैं। तो वी हैव टोमेटो, ठीक है, एंड वी हैव मिर्ची को क्या बोलेंगे, ग्रीन चिली। ठीक है। ठीक है, वी हैव ग्रीन चिली। ठीक है। और हम क्या बनाने जा रहे हैं, चटनी बनाने जा रहे हैं। तो अगर हम चटनी बनाने जा रहे हैं टमाटर और मिर्ची को लेके, तो आप देख रहे होगे कि अगर आपने लिया टमाटर और आपने लिया मिर्ची और इनको एक साथ डाल के मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिया, अगर पीस दिया तो इसके अंदर एक टमाटर का कैरेक्टर और 3 मिर्ची का कैरेक्टरिस्टिक होगा, और जितना तुमने सामान लिया है उतना ही तुम्हारे पास चटनी बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि टमाटर बढ़ गया चटनी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या किया, 4 ऑर्बिटल लिए और इन चारों को लेके पीस दिया, बिल्कुल पीस दिया, इंटरमिक्सिंग कर दिया आपने। ठीक है। तो आपके पास 4 नए ऑर्बिटल बने, और ये चटनी की तरह है। इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम इसी तरीके से होता है जिससे वो मिलके बनता है। जैसे यहाँ पर एक एस और 3 पी मिलके बन रहे हैं, तो हम इस ऑर्बिटल को sp3। आप तुम देखो, अगर तुमने चटनी बना दिया, एक टमाटर और 3 मिर्ची को डाल के चटनी बना दिया, तो तुम चाहे एक चम्मच उठा के टेस्ट करोगे तो आप यही बोलोगे ना, सर ये एक टमाटर और 3 मिर्ची की चटनी है। हाँ या ना? तो वैसे ही आपने क्या किया, ये जो एक ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल का नाम sp3 है। जो अगला वाला ऑर्बिटल होगा इसमें वो भी sp3 होगा, अगला वाला भी sp3 और अगला वाला भी sp3। अब ये जो ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल का नाम हमने sp3 रख दिया है। कितने ऑर्बिटल है यहाँ पर, 4। और ये चारों के चारों का एनर्जी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है। और बिल्कुल सेम है। अब बताएं हम आगे करेंगे कि जो हाइड्रोजन है जिसका 1s है,
वो हाइड्रोजन का 1s अब ओवरलैपिंग करेगा एंड अब हमारे पास 4sp3s ओवरलैप है एंड नाउ दिस एक्सप्लेन्स why all bond length and bond energies are equal। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया? अभी मैं उसका डेफिनेशन भी लिखूंगा और आपको और समझाऊंगा। क्या आपको स्टेप समझ में आ रहा है क्या चीज हो रही है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ओके। चलो जी, तो हमारे पास अगला चीज क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? दिस इज इंटरमिक्सिंग। इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा, मैं लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मतलब पूरे खूब सारा थ्योरी वाला पार्ट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगा। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑफ नियरली सेम एनर्जी। ये बात समझना जरूरी है। नियरली सेम एनर्जी का मतलब क्या है बच्चे? कि इनका एनर्जी आस पास होना चाहिए। इनका एनर्जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर आप बोलो 2s है तो आप वो 5p के साथ मिक्सिंग नहीं करोगे। 2s का 2p के साथ हो सकता है, इसके आगे बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब जैसे 3s हमें, तो 3s का 3p के साथ, 3d के साथ, इनके साथ हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 4f भी मिक्स कर जाएगा। एनर्जी आसपास होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, तभी ये काम होगा। एनर्जी बेसिकली वो कहना चाहता है कि इनका साइज आसपास होना चाहिए। ठीक है, एस ऑर्बिटल ऐसा है, पी ऑर्बिटल ऐसा है, डी ऑर्बिटल कुछ ऐसा है। तो अगर आसपास के साइज है तभी तो ये मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बनाएगा। अब आप देखो, एस आपका इतना बड़ा है, एफ आपका इतना बड़ा है, ये बेचारा ऑर्बिटल इसके साथ कहाँ मिक्स हो जाएगा? तो मिक्सिंग के लिए उसने बोला कि जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, या फिर उनका एनर्जी आसपास सेम होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये वाला पॉइंट क्लियर है कि मिक्सिंग वाली चीज यस किसके सर। साथ होगा? ठीक है, intermixing of atomic orbitals of nearly same energy to form new hybrid orbitals, of same shape and energy, ठीक है, by redistribution of energy। redistribution of energy is called हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी समझ में आया? ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी। उनका एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि इंटरमिक्सिंग हो गया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? ये वाली चीज क्लियर है? अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे देख लेते हैं। आपके पास क्या है? केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं। अब देख रहे होगे बहुत लंबा चैप्टर है ये, बट गुड, और ऑनलाइन में आपको सही लगेगा। चलो जी, अच्छा, तो ये आपके पास इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वाली बात आपको समझ में आ गया ना? ये वाली चीज यहाँ तक क्लियर है? ये वाली चीज, ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? चलें आगे। यस सर। ओके, एग्जैक्टली वही चीज लिखी है मैंने। हमारे पास अगला क्या है? शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बात करें तो फर्स्ट है, all hybrid orbitals all hybrid orbitals have a small lobe and a big lobe। ठीक, सारे के सारे ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होते हैं, एक छोटा लोब, बीच में न्यूक्लियस, और एक बड़ा लोब, कुछ ऐसा सा। इसको पहले न्यूक्लियस बना लेता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये ऐसे स्मॉल लोब, और ये एक बिग लोब। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होता है। सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही होते हैं। सेकेंड, इफ
percentage p character increases, hybrid orbital becomes longer and thinner. ये वाली बात समझ, लॉन्गर एंड थिनर। आप चटनी की बात करो, चटनी में अगर आप मिर्चा डालोगे तो चटनी में मिर्चे का कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना? अगर आप चटनी में मिर्चा बढ़ाते रहोगे Yes. तो मिर्चे का कैरेक्टर, अगर आप चटनी में टमाटर ज्यादा डालोगे तो टमाटर का कैरेक्टर बढ़ता रहेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल वैसा वैसा बनता रहता है जैसा पी होता है। पी क्या होता है? लंबा, और ऐसे लंबा फैला हुआ होता है। तो टमाटर गोल होता है, एस इज गोल, पी इज लंबा लंबा, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इस तरीके से शेप आता है। ये आपके पास कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो हम ये कह रहे हैं कि लेट्स से आपके पास एस पी हाइब्रिडाइजेशन है। तो एस पी में परसेंटेज पी कैरेक्टर आपका होगा 1/2 × 100। देखना, एस पी ऑर्बिटल आपका कुछ ऐसा दिखेगा 50%। क्यों? आप देख लो टोटल ऑर्बिटल कितने, दो, पी कितना, एक, 1/2 × 100। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके पास sp2। sp2 में परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना है? 1/3 सॉरी 2/3 × 100। देखा आपको? पी कितने, दो है, टोटल ऑर्बिटल 3 है, इंटू 100 इज इक्वल टू 66.67 के आसपास आएगा परसेंटेज। इसी तरीके से परसेंटेज पी कैरेक्टर आप यहाँ देखोगे तो ये कितना आएगा? ये sp3 के लिए बात कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी 3/4 × 100। दिस इज 75%। पहले ये तक बताओ, क्या आपको परसेंटेज पी कैरेक्टर समझ में आया कैसे निकालते हैं? sp2 sp3 वाली बात दिखी कि जैसे जैसे आप पी बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप पी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपके पास क्या हो रहा है? परसेंटेज पी कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। आपका जो ऑर्बिटल है वो पी के जैसा होता जा रहा है, लंबा और थिनर होता जा रहा है। देखा? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? उसी तरीके से अगर आप आगे जाओगे, सेम हम ये बोल सकते हैं कि इफ थर्ड पॉइंट इज इफ परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इफ परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, देन if percentage s character is increasing, then orbital becomes shorter and bulkier, shorter and bulkier। क्या ये बात समझ में आई? if percentage s character increases तो ये तुम्हारा बल्कियर और शॉर्टर होता जाएगा। आप देखो ऊपर जाते हुए, देखो क्या आपको दिखा? एस करेक्टर बढ़ रहा है, ऐसे जाते हुए एस करेक्टर बढ़ रहा है। कैसे? यहाँ पर कितना होगा परसेंटेज एस? 50%। यहाँ पर कितना होगा? 33%। और यहाँ पे कितना होगा? 25%। ठीक है। तो आप देख रहे हो ऊपर जाते हुए आपका एस करेक्टर बढ़ रहा है, आपका ऑर्बिटल छोटा और गोलू मटोल होने जा रहा है। देखा आपको? Yes, sir. ठीक है। एक और चौथा पॉइंट मैं आपको और ज्यादा इस बात से नहीं वो करूंगा। आपका इफ परसेंटेज एस करेक्टर हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। एंड एक और चीज, मतलब ये वाला पॉइंट तो मतलब अंडररेटेड, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स इन केमिस्ट्री, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है। और अब आज जब तक आपने जितना पढ़ा, अब जाके ये बात को आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इतना डिटेल में हम लोग छोटी मोटी बातें जो पढ़ रहे थे वो क्यों पढ़ रहे थे। इफ परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, एनर्जी कम होगा, दो चीजें। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप इसको। ठीक है। ये देखते हैं कि अगर आपके पास एस वाला कैरेक्टर होगा, तो हमने ये पेनिट्रेशन इफेक्ट में भी पढ़ा था कि ये आपके पास है, एस वाले की बात कर रहे हैं, ये आपके पास है, एस वाले की बात कर रहे हैं। अगर हम एस वाले की बात कर रहे हैं तो एस तुम्हारा न्यूक्लियस से क्लोज होता है ना? एस न्यूक्लियस से क्लोज होता है, पी थोड़ा दूर होता है। अगर एस आपका न्यूक्लियस से क्लोज होगा तो आपका जो न्यूक्लियर पुल इस पोर्शन पे लग रहा है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। एम आई राइट? ये भी समझना कि अगर आपका न्यूक्लियस से क्लोज होगा तो आपका न्यूक्लियर पुल जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा।
अगर न्यूक्लियर पुल ज्यादा लगेगा तो ये चीज खींचेगा, ज्यादा ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। प्लस हमने एक चीज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के जितना पास रहते हो उतना कम एनर्जी होता है, न्यूक्लियस से दूर जाने में एनर्जी बढ़ता है, न्यूक्लियस के पास आने में एनर्जी कम होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी यहाँ पर माइनस में होता है ड्यू टू अट्रैक्शन। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? क्या ये वाली बात समझ में आई कि यस न्यूक्लियस सर। के पास में, एक सेकंड रुकना बचा। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि जैसे जैसे, सुन रहे हो ना आप लोग? शुरू कर रहा हूं मैं फिर से, ठीक है? यस सर। Yes. आपके पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जितना पास आपका इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा इस पे न्यूक्लियर पुल होगा, और जितना ज्यादा न्यूक्लियर पुल होगा उतना ज्यादा आपको खिंचाव फील होगा। व्हाट इज खिंचाव? वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, ठीक है? एनर्जी की बात करते हैं, जितना ज्यादा न्यूक्लियस से पास होगा एनर्जी उतना कम होगा, न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे एनर्जी उतना बढ़ता है। इन्फिनिटी पे एनर्जी हम पढ़ चुके हैं कि जीरो होता है। क्या ये बात याद है? ठीक है, ये हमारा फंडा है इसका। क्या कोई भी डाउट है इसमें? परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर, कैसे निकालते हैं परसेंटेज कैरेक्टर, ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है, ये सारी बातें समझ में आई? Yes, sir. यस चलो सर। जी, यही चीज मैंने लिखा। आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, फिर आपका स्टेरिक नंबर, और फिर मैं आपसे कुछ हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव नियरली सेम एनर्जीज। हम ये समझ चुके हैं कि उनका एनर्जी आसपास होना चाहिए, उनका शेप भी आसपास होना चाहिए, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, ये आपको अभी याद रखना पड़ेगा। आगे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा एक एक करके, तो आपको पूरे समझ में आएंगे, ठीक? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, या कंबाइन, ठीक है? कंबाइनिंग होना चाहिए, जितने ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उतने आपके पास हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट है, थ्योरी इज मेंट फॉर सेंट्रल एटम एंड ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोल रहे कि हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल एटम जो कि कार्बन है उसके साथ क्या हो रहा है, हम ये बात कर रहे हैं। सेंट्रल एटम जो कि कार्बन है उसके साथ क्या हो रहा है, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये थ्योरी सिर्फ सेंट्रल एटम पे एप्लीकेबल है और किसी सराउंडिंग के लिए नहीं, ठीक है? चलो जी आगे देखें। आपके पास क्या है? थ्योरी इज मेंट फॉर सेंट्रल एटम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्स ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम इन शेप एंड एनर्जी, ये हमने अभी देख लिया। शेप सबका, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब, सबका डिस्टेंस उतना ही होता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से अगर डिस्टेंस उतना ही होगा तो इनका एनर्जी भी सेम होगा। क्या ये बात समझ में आई? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड रीओरिएंट देमसेल्फ। पहले तो एक चीज ये देखना, अभी तक हमने सिग्मा पाई के बारे में ये चीज तो समझ लिया है। यहाँ पे जो मुझे लगता है, जो कि है भी एग्जैक्ट रीजन, कि अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप देखोगे, पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपने देखा था कि ये कुछ होना चाहिए, पाई बॉन्ड इज दिस बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऐसा ओवरलैपिंग से बनता है, ये बात तो सही है ना? ऐसा ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड का बात होगा। अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए जरा देखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल देखा आपने कैसा है? एक छोटा लोब एक बड़ा लोब। आप ये बताओ, क्या आपको लगता है ये छोटे लोब आपस में ओवरलैप कर पाएंगे, हाँ या ना? दिख रहा है आपको?
ये ओवरलैप ही नहीं कर पाए, अगर करेंगे तो ऊपर वाले करेगा, हमेशा हेड ऑन ओवरलैप टाइप का होगा, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या लॉजिक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। तो आपके पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है कि ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और सिग्मा बॉन्ड कुछ इस तरीके से रीओरिएंट होंगे, जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टू मिनिमाइज द रिपल्शन एंड दस डिसाइड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीशीज। आज इस बात पे पूरा डिस्कशन करते हैं। एक बार आप जल्दी से ये वाला पॉइंट रीड कर जाओ, फिर मैं आगे डिस्कशन शुरू करूंगा। आ जाओ जी, देखना अब बस क्या है, कुछ इस तरीके से। अब बस जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आपके पास ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरा बॉन्ड है, उसमें भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके पास दो चीजें जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उनमें आपस में क्या होगा, धक्का मुक्की होगी, रिपल्शन होंगे। अगर धक्का मुक्की होगी, रिपल्शन होगा, और आपने दो बॉन्ड को अपने आप ही ऐसे रख दिया एंड फ्री टू मूव है, तो ये अपने आप खुल के ऐसे एडजस्ट कर जाएगा। क्यों ऐसे एडजस्ट कर जाएगा? क्योंकि ये ऐसा पोजीशन है जहां पर लीस्ट रिपल्शन है। देखा आप लोग, देखा आप लोग को, ये ऐसा पोजीशन है जहां पर बिल्कुल लीस्ट रिपल्शन है, मोस्ट फेवरेबल होगा। बिकॉज क्यों सबसे ज्यादा लीस्ट रिपल्शन होगा, एनर्जी कम होगा, और अगर एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आई? एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो दो वैलेंसी के लिए जो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, वो लीनियर होगा। देखा आप लोग को क्यों लीनियर होना चाहिए? आपका रिपल्शन होगा इन दोनों बॉन्ड के बीच में, दोनों में इलेक्ट्रॉन है, अपने आप खुल के ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास क्या है, लेट्स से आपके पास तीन बॉन्ड है। अगर आपके पास तीन बॉन्ड है और आप इनको खुला छोड़ दो, तो इनका जो बेस्ट पॉसिबल, इनका जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसको देखा, देखा आपको, इस बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट में ये सब एक दूसरे से बहुत दूर है, और इनके बीच में जो रिपल्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो, ये जितना रिपल्शन इसको देगा, उतना ही ये रिपल्शन इसको देगा। ये एक ऐसा ट्राइंगल ये चीज होता है, कुछ ऐसा सा मैं बनाना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना जो मैं कैमरे में दिखाना चाहता हूँ? Yes, sir. ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से, तो ये वाला जो है, इन सब में जो बॉन्ड एंगल हैं, वो बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो ये बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट है फॉर थ्री बॉन्ड जिनमें रिपल्शन मिनिमम होगा और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर का गेम है, वो सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन के बेसिस पे देखते हैं। तो यही वाला पॉइंट था जो हाइब्रिडाइजेशन में लिखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज हेड ऑन ओवरलैप, वो तो हमने शेप की वजह से देखा। रीओरिएंट देमसेल्फ, कि वो अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं टू मिनिमाइज द रिपल्शन, कि उनके बीच में सबसे कम रिपल्शन होगा, एंड दस डिसाइड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीशीज, कि जैसा उनका शेप होगा तभी डिसाइड होता है जैसा उनका हमारा ओरिएंटेशन होता है बॉन्ड्स का। अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। ठीक है, और यहां से आपका केमिस्ट्री में पकड़ आना शुरू हो जाएगा। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर एक नंबर ही है, और ये नंबर आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग। ये बताता है आपको कि कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग, क्या ये बात समझ में आई? एक सेकेंड। चलो जी, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग, क्या कोई डाउट है इसमें? अब कॉम्बिनेशन की बात हो रही है भाई, तो मिनिमम दो तो होने चाहिए। ठीक है, और स्टेरिक नंबर शुरू कैसे होता है और फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा कुछ देखते हैं। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। बहुत ध्यान से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, प्लस लोन पेयर। ठीक है, आ जाओ जी, स्टेरिक नंबर हम लिखते हैं इस तरफ, ऐसे टेबल इस पेज पे बना रहा हूँ। ठीक, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर के बाद है आपका हाइब्रिडाइजेशन,
कि क्या हाइब्रिडाइज, अगर स्टेरिक नंबर पता है आपको तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाती है हमें। एंड ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग, कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म दिस हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले टू से शुरू करो, अभी लॉजिक बता दिया भैया, हाइब्रिडाइजेशन कॉम्बिनेशन है, कम से कम दो तो होने चाहिए। ठीक है। आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुनना, ये सेंगेज की किताब में मैंने पढ़ा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा था मुझे, कि पीएक्स और पीवाई अगर कंबाइन कर जाएगा तो क्या वो हाइब्रिडाइजेशन होगा? नहीं, एनर्जी डिफरेंट होना चाहिए तभी कॉम्बिनेशन की बात होगी। ये तो एनर्जी बिल्कुल सेम है, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ठीक है। अब बस दो की बात करें तो दो में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी एस पी, जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स दैट इज एस एंड एनी पी। एनी पी का मतलब है यू हैव थ्री ऑप्शंस, पी एक्स कर लो, पी वाई कर लो, पी जेड कर लो, जिसको भी ओवरलैप कंबाइन कराना कंबाइन करा लो। ठीक है। थर्ड, स्टेरिक नंबर थ्री, आपके पास क्या होगा, sp2। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp2। sp2 में क्या होगा, s प्लस एनी टू पी। एनी टू पी का मतलब समझ में आ रहा है, या तो पी एक्स पी वाई, पी वाई पी जेड, पी एक्स पी जेड, जो भी आपको लेना कोई भी दो। एक थर्ड के बाद फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ के बाद आप लोगे तो sp3, दैट इज s एंड s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। क्या कोई डाउट है? एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। ठीक है। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो वी हैव एस पी थ्री डी, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। अब बात है सर ये कैसे मुझे पता चलेगा, तो बच्चे ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको दो तीन चीज बताता हूँ, ये आने का चांस कम है, बट कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है सच कि कौन से कंबाइन करे तो कौन कौन सा आना चाहिए, बट इक्का दुक्का जगह मैंने देखे, तो आपको पता होगा तो अच्छी बात है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगर छह ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो sp3d2 होगा। ठीक है। और इसमें s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। सेवन में आपके पास होगा sp3d3, एंड आपके पास आएगा ये d3। इसमें होगा आपके पास s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई जेड, सॉरी, एंड डी एक्स वाई। ठीक है। अब एक चीज सुनना, आकाश के मॉड्यूल में ये दिया हुआ है और ये वाला गलत दिया हुआ है, उन्होंने लिया हुआ है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, दैट इज आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स में मैं आपको एक दिखा देता हूँ ये वाला चीज, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। जो हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल कंबाइन करता है, ताकि हमें कोई भी डाउट ना हो। ठीक है। देखना जी, आपके पास ये वाला एक दो एक्स्ट्रा भी है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन शुरू करूंगा ना, तब आपको D2sp3 भी पढ़ाऊंगा, DsP2 भी पढ़ाऊंगा और D3s अगर मन किया तो पढ़ाऊंगा। एक बार आप ये देख लो, sp3d3 में आपके पास है dxy dz2 dxy, देखा आपको? ये वाला है अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें अलग दिया हुआ है, ये वाला सही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? क्लियर, ये वाली बात क्लियर रहेगी बच्चे? ठीक है। Yes. चलो जी, आपने यही वाला मान के चलना है जो मैंने आपको बताया। आ जाओ जी, हम अपना आगे चलते हैं। क्या स्टेरिक नंबर समझ में आया? क्या ये टेबल समझ में आए? इस टेबल में मेजर केस तो यही वाला है, ये वाला याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला तो आपको याद होना ही चाहिए, रटा होना चाहिए। पहले बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. आ जाओ, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा खासा टाइम दूंगा आपको भी करने का। अब हमारे पास आज का कार्यक्रम यही है कि हम पूरे क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे। सबसे पहले है कि क्वेश्चन इज कि गिव हाइब्रिडाइजेशन, गिव हाइब्रिडाइजेशन। एंड हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या क्या देखेंगे, पहले मैं एक दो करके दिखा रहा हूँ आपको। आपके पास है CH4, सेकंड इज H2O एंड थर्ड इज NH3। बहुत सिंपल से शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट देखना आपके पास कार्बन के साथ देखना, CH4 में तो CH, H और H। ठीक है। अब काउंटिंग करना शुरू करना है मेरे साथ। मैं कैसे करता हूँ मैं आपको वो दिखा देता हूँ। कार्बन के आउटर मोस्ट में बच्चे चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन ले गया।
इसमें लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 0। इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं? 4। इसका लोन पेयर प्लस कितना आया? 4। 4 का मतलब हो गया sp3। आया समझ में मैंने क्या किया? देखा, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। क्या CH4 क्लियर है आप दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और देखना। अब इसी में आपके पास क्या ऑक्सीजन के बार होते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसीलिए थर्ड चैप्टर का बहुत थॉरो रिवीजन जरूरी है कि किसके बाहर कितने वैलेंस होते हैं। ठीक। आपके पास एक, दो, दो हाइड्रोजन ले लिए। कितने लोन पेयर? एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। आ जाओ काउंटिंग करें तो लोन पेयर इज इक्वल्स टू 2, बॉन्ड पेयर इज इक्वल्स टू 2। अगेन आपके पास 4 आया, 4 इज गोइंग टू बी sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर इज sp3। थर्ड केस, आपके पास नाइट्रोजन के बार होते हैं 1 2 3 4 5। अगेन हाइड्रोजन 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 मिलके 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और एक लोन पेयर। 3 + 1, लोन पेयर इज गोइंग टू बी 1, बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी 3। 3 + 1 इज गोइंग टू बी 4 एंड 4 इज sp3। देखा आपके पास कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? कोई डाउट है आपको? मैं समझ में। अभी और भी केसेस है इसमें, और भी केसेस है, ऐसा नहीं है कि इतने ही है। हम सारे के सारे केसेस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक दो यहाँ तक दे दे रहा हूँ। यार मैं ही लिख दे रहा हूँ सारे, है ना, वरना आप चीटिंग कर लोगे इसमें। चलो तो हमारे पास क्या है, फोर्थ करना शुरू करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिखोगे। चलो जी करो। अच्छा जी देखना, तो CCl4 में कार्बन के बार 1 2 3 4। क्लोरीन कितना लेता है? एक, एक, एक। ठीक है, इसके बाद लोन पेयर कितने? 0। बॉन्ड पेयर कितने? 4। ये आ गया sp3। कोई डाउट है? नेक्स्ट आपके बाद फॉस्फोरस के बार 5 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 सारे शेयर हो गए। तो लोन पेयर इज गोइंग टू बी 0, बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी 5। 5 इज sp3d। नेक्स्ट इज PCl3। 1 2 3, एक लोन पेयर, 4। 4 इज गोइंग टू बी sp3। ClF3। Cl के बार 1 2 3 4 5 6 7। एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, 5। 5 is going to be sp3d। XgF6। 1 2 3 4 5 6 7 8 जेनॉन। 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर। देखा, 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। दैट इज गोइंग टू बी 7। 7 इज sp3d3। क्या कोई यहाँ तक डाउट है? आपका सारा यहाँ तक सही है? यस सर। यस। ठीक। SF4। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4। ठीक है, और एक लोन पेयर। तो कितना हो गया आपके पास SF4 में? दिस इज 1 + 4 इज गोइंग टू बी 5। दिस इज sp3d। ठीक। SF6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया। 6 इज गोइंग टू बी sp3d2। अब बस 7 है। 7 के 7 शेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बॉन्ड पेयर sp3d3।
CH2 तो आपके पास 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या हो गया, कितने, दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 3। देखा, लोन पेयर एक होगा इसके पास, एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर आपके पास दो हो गया, दिस इज गोइंग टू बी sp2। क्या कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलें आगे। यस सर। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें निकालेंगे फॉर डबल बॉन्ड क्या करना होगा। लेट्स से मैं 13 की बात कर रहा हूँ। 13 में यू हैव CO2, 14 में SO2, 15 इज SO3, ठीक है, 16 ऐसे करके आपके पास XeO2F2, 17 इज गोइंग टू बी XeO3, 18 इज XeOF4, ऐसे करके आ गया आपके पास, और डबल बॉन्ड वाले आ गए, तो क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि आपको सिर्फ सिग्मा पाई बॉन्ड क्लियर वो करना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ऑक्सीजन ने दो लेता है, ऑक्सीजन हमेशा दो लेता है, बट हम काउंट इसमें एक ही करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो सिग्मा होगा वो एक ही होगा दोनों में। देखो, आपके पास लोन पेयर अभी इसमें कितना है, लोन पेयर 0, कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी 2। आंसर आएगा इसका SP। क्या CO2 का समझ में आया? आपने हमेशा इसमें क्या करना है, आपने ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन मानने हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन से दो बॉन्ड बनेंगे, पर काउंट इसे आप एक की तरह करोगे। NCERT में इसको बोलते हैं सुपर पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट किया हुआ है। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? भैया हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, अगर उसने तीन बॉन्ड भी बना लिए तो एक दो मेरे लिए कोई काम के नहीं है, मुझे सिर्फ सिग्मा काउंट करना है, तो मुझे इससे मतलब है। क्या ये बात समझ में आई? यस। यस सर। ठीक है, चलो जी, अब शुरू हो जाओ, इसमें तरीका वही रहेगा, फिर हम इसको डिस्कस करें। आ जाओ जी, देखना SO2। तो SO2 के साथ अगर आप देखोगे तो सल्फर के साथ कितने होंगे आपके पास? सल्फर के लिए करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, दो बॉन्ड चले गए, एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर आपके पास हो गए दो, sp2। ठीक है, आपके पास SO3 में देखो, 1 2 3 4 5 6, एक दो तीन, 1 2 3, sp2 यही है। ठीक, यस। एक्सी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दो तीन चार पाँच। ठीक ना, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन चार लोन पेयर, एक, 5 आ गया। 5 माने sp3d। देखा, XeO2F2। नेक्स्ट इज 17 इज XeO3, तो XeO3 का क्या होगा आपके पास? जेनॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, और लोन पेयर। तो लोन पेयर इज गोइंग टू बी 1 एंड बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी 3। 1 2 3, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, 4 इज गोइंग टू बी sp3। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है XeOF4। एक्सी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4, एक लोन पेयर। देखा, तो आपके पास हो गया वापस से 5। 5 इज sp3d। क्या कोई डाउट है? क्या आपने सारे सही किए हैं? यस सर, कोई डाउट नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट देखना, अब इसी में देखते हैं चार्ज वाले का क्या होगा। ठीक है, स्पीशीज विद द चार्जेस हमने यहाँ तक 18 तक कर लिया, 19 से शुरू करते हैं। 19 से आपके पास है, लेट्स से PCl4+। ठीक है, ऐसे 20 इज PCl6-, किस इज एक बार ऊपर वाले XeF। का लास्ट क्वेश्चन दिखाना। XeOF2। मैंने कुछ और बता दिया क्या? सही बताया? क्या डाउट है इसमें? बोलो। सर आपका आंसर क्या है, एक सेकेंड। sp3d2 है। हाँ, इसका आंसर sp3d2 है। हाँ, एक दो तीन चार, सही बात है। ठीक है, यस। एक दो तीन, अरे एस वो है ना, 4 है, F4 है ना।
तो F4 है तो 1 2 3 4 5 और एक लोन पेयर 6, सही है। ठीक है, sp3d2 मेरा काउंटिंग में जोड़ो। ठीक, चलो जी आ जाओ, देखिए आगे आपके पास PCl4 प्लस PCl6 नेगेटिव XeF6 माइनस, ठीक है। तो हमारे पास 21 22 XeF5 माइनस कर लो इसको, ये ज्यादा अच्छा होगा। XeF5 माइनस आपके पास नेक्स्ट इज NO3 माइनस, ठीक है। 23 इज PO4 3 माइनस, ठीक है। 25 इज I3 माइन ICl2 माइनस, 26 इज I3 माइनस, ठीक है। आ जाओ इसको देखते हैं। तो जब भी तुम्हारे पास चार्ज आएगा, ठीक, 24 एक और NO2 प्लस। अब बस जब भी चार्ज आएगा तो चार्ज आपने हमेशा सेंट्रल एटम पे मानना है। सेंट सेंट्रल एटम का मतलब कि अगले से फास्फोरस के बार कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अभी इस पे 4 हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि चार्ज के अकॉर्डिंग एक कम होना चाहिए। तो एक कम है तो फास्फोरस के बार 1 2 3 4, एक क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, लोन पेयर आपके पास 0 हो गए, बॉन्ड पेयर आपके पास कितने हो गए, 4। 0 प्लस 4 इज गोइंग टू बी 4। देखा आपको, 0 प्लस 4 इज गोइंग टू बी 4। तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3, ये आ गया आपका sp3। सेम अगर आपके पास PCl6 नेगेटिव है तो फास्फोरस के पास होते कितने, 1 2 3 4 5, अब एक एक्स्ट्रा है तो 6, 2 3 4 5 6। PCl6 नेगेटिव आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ देखा, करो आगे। चलो जी, PCl6 की बात करें तो ये कितना आ रहा है आपका sp3d2। D2 XeF5 माइनस कितना आ रहा है आपका sp3d3। D3 ठीक है, जेनॉन के बार हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, एक 9, 9 में से 5 शेयर हो गए एंड 2 लोन पेयर बच गए, तो 7 आएगा, है ना। आपको एक बार बना के भी दिखा देता हूँ जेनॉन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एक्स्ट्रा 9, 1 2 3 4 5, एक और 2, ठीक है। नेक्स्ट आपका है NO3 माइनस। तो नाइट्रोजन के बाहर हो गए 5, नाइट्रोजन के बाहर 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा, और सब ऑक्सीजन ने ले लिए। ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है। तो 1 2 3 इज sp2। ऐसे NO3 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। नाइट्रोजन कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स, ये याद रखना। ये इसका NO3 माइनस का स्ट्रक्चर होता है, बट हाइब्रिडाइजेशन निकालते हुए sp2 इज गुड, ये तरीका। PO4 3 माइनस, फास्फोरस का कितना आएगा आपके पास, sp3। sp3 यस सर। ठीक है, फास्फोरस के बाद 5 थे, 3 और 8 हो गए, दो दो ऑक्सीजन ने करके ले लिए, काउंट 4 किए जाएंगे। ICl2 माइनस क्यों दिया है मैंने, ये समझना। आई के बाहर होता है 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक्स्ट्रा 8, तो एक क्लोरीन 2 क्लोरीन, तो 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, तो आपके पास आ गया 5। 5 इज sp3d। सेम गोज फॉर I3 माइनस। आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा 8, एक और आयोडीन, एक और आयोडीन, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो 3 Lp प्लस 2 बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी 5। 5 इज sp3d। ठीक है, NO2, तो नाइट्रोजन में बाहर आपके पास 5 5 में से एक कम, 2 और 2 4, अब बस एक, 2 1 2 इज गोइंग टू बी sp। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस। चलो जी, ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ।